Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone of the class 11 student present on that side. I will again welcome each and everyone on the same platform of the Life Physics VK channel. So here we are at the just end point of the chapter that we were dealing, laws of motion, the part 2. Means जब से हम लोगों ने फ्रिक्शन को स्टार्ट किया है, we concluded or we include this laws of motion in the part 2. और आज हम लोग उसके फाइनल स्टेज पे हैं एंड वी विल होप ट्राई दैट वी विल try to finish out everything which is being the last topic of the laws of motion. So as you all know that in the part 2 we discuss about the friction. हमने friction को पूरा स्टडी किया. Then we also take a new or an important topic named as a circular motion. और सर्कुलर मोशन को जैसे ही हम लोगों ने अंडरस्टूड किया, हम लोगों ने टू टाइप्स ऑफ स्पेशल सर्कुलर मोशंस में डील किया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन. एंड नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम स्टेज. अब हम लोग उसी स्टेज और उसी चीज पे काम करेंगे, बट आज के टॉपिक मिक्सचर होंगे, यानी होल पार्ट 2 को साथ में लेके आएगा आज का टॉपिक. और वो क्या है? आज के टॉपिक में फ्रिक्शन भी होगा और आज के टॉपिक में सर्कुलर मोशन भी होगा. तो आज हम लोग दोनों काम को एक साथ करेंगे, यानी नाउ आवर व्हीकल इज गोइंग टू मूव अराउंड द सर्कुलर पाथ ओवर द रोड. आज हमारे पास एक व्हीकल, लेट सपोज अ कार, एक सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, एक कर्व पाथ पे मूव करेगा. और डेफिनेटली ये तो आप जानते हैं, जब आपका व्हीकल और आपका कार रोड पे मूव करेगा, so there would be a friction in between the tires and the road surface. तो आज हमारे पास वही दोनों टॉपिक होंगे एंड वही दोनों चीजें हम लोग डील करने वाले हैं. और लास्ट में हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और देखेंगे जो हमारे डेली लाइफ के साथ इंटरकनेक्टेड है. एंड द फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज लेक्चर इज कार ओवर अ लेवल सर्कुलर रोड. So what we are going to do, हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक कार होगा, मीन्स एक व्हीकल होगा, और हम उस व्हीकल को एक सर्कुलर रोड पे इमेजिन करेंगे. बट व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलर रोड? लेवल. यानी हमारा जो सर्कुलर रोड होगा वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, बिल्कुल लेवल होना चाहिए. ओके, डेली लाइफ में जो हम लोग सर्कुलर ट्रैक को देखते हैं, जो हमारे ऑन द वेज, हाईवेज में जहाँ पे भी सर्कुलर ट्रैक आते हैं, वो थोड़े से लेवल नहीं होते. उसके बारे में मैं आपसे इन बिटवीन द लेक्चर बात करूंगा जस्ट इसके बाद. बट अभी के लिए हम लोग फ्लैट लेवल सर्कुलर रोड पे बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो व्हाट वी हैव, वी आर गोइंग टू कंसीडर अ सर्कुलर रोड. So let's suppose we have a circular road. Okay, मैंने केवल रोड का एक फेस और एक साइड बनाया है. ये पूरा रोड कहीं ना कहीं जाके सर्कुलर बनेगा. Okay, I know in the real life रोड कभी भी कंप्लीट सर्कल नहीं होता, बट उस सर्कल का एक कहीं ना कहीं एक आर्क और एक छोटा सा कर्व तो जरूर होगा. और अगर कर्व है और अगर हम उसे इमेजिन करें उस कर्व को कंप्लीट करने में, तो वो एक सर्कुलर की तरह बनेगा. So let us consider a circular track. हम लोग एक सर्कुलर ट्रैक को कंसीडर करेंगे जिस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना होगा? r. So r is the radius of the circular track जिस पे हमारा कार ट्रैवल करने वाला है. And our road is completely level. हमारा जो रोड है वो बिल्कुल लेवल पे है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, कोई इंक्लिनेशन या डिक्लिनेशन बिल्कुल नहीं है. So we have a completely level circular road and over that road, उस रोड के ऊपर हमारे पास हमारा व्हीकल है, मीन्स हमारे पास हमारा कार. ठीक है, okay, just try to understand the diagram please बेटा. Okay, so we have our car of mass m. तो हमारे पास हमारी कार है जिसका मास क्या है? m. और वो कार हमारे उस सर्कुलर ट्रैक पे कुछ इस तरीके से चल रही होगी, यहाँ से चलते हुए ऐसे जा रही है. तो मैंने डायग्राम ऐसे बनाया, वो ये ना समझे बाहर जाएगी, तो वो सामने से होते हुए आ रही है. ओके, तो सामने आपका सामने वाला विंडशील्ड है. ओके, डिजाइन थोड़ा सा समझ जाना. सो वी हैव अ कार ऑफ मास m which is traveling on a circular track of radius r. और डेफिनेटली हमारे जो व्हील्स हैं
वो ग्राउंड यानी रोड के सरफेस के साथ में टच है तो वहां पे फ्रिक्शन तो होगा। एंड लेट्स सपोज म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो व्हाट वी हैव द कंसीडरेशन, लेट अस कंसीडर a car of mass what small m। हमने कार कंसीडर की ऑफ मास स्मॉल m मूविंग over a circular path of radius small r। ओके, तो m मास का गाड़ी है और r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है। ओके, with velocity v। What is the velocity of the car? Definitely v is the velocity, and let mu represents what? Coefficient of friction of circular road। उस रोड का coefficient of friction कितना है? mu। बिकॉज आप लोग जानते हैं coefficient of friction डिपेंड करता है किसके ऊपर? नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। यानी सरफेस क्या है आपका टायर, यानी जो दो सरफेसेस जिनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, म्यू डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ दो। तो हमारा जो भी रोड है तो हम यही मान के चलेंगे हमारा रोड की जो क्वालिटी है वो ऑल ओवर द प्लेस एक जैसा है। और हमारे जो टायर का क्वालिटी है, यानी आप लोगों ने देखा होगा टायर पे बहुत सारे मार्क्स बने होते हैं, वी कॉल देम एज अ थ्रेड। हम उसे थ्रेड बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा मार्क्स होते हैं उससे फ्रिक्शन बहुत अच्छा होता है। और फ्रिक्शन यू ऑल नो दैट हमारे लिए नेसेसरी भी होता है, 9th क्लास में पढ़ा था, और कुछ जगह पे फ्रिक्शन हमारे लिए ईवल भी है। दैट्स व्हाई फ्रिक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज नेसेसरी ईवल। बट यहाँ पे ये नेसेसरी है क्योंकि जितने बेस्ट थ्रेड होंगे आपकी टायर की जो रोड के साथ ग्रिपिंग है वो उतनी ही अच्छी होगी। सो डेफिनेटली उन दोनों में कोई ना कोई फ्रिक्शन तो होगा। तो लेट अस अज्यूम म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द रोड। ओके, तो आप चल रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो कार का मास है, तो डेफिनेटली मास है तो कार रोड के ऊपर क्या लगाने वाला है? वेट। सो mg इज द वेट which is going to act by the car on the road। mg क्या है? mg वो फोर्स है जो कार रोड के ऊपर लगाएगा। सो बाय द न्यूटन थर्ड लॉ डेफिनेटली रोड आपके कार के सरफेस के परपेंडिकुलर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। सो व्हाट इज द r? r is the normal reaction। प्लीज, what is r? It is the normal reaction, means the reaction force acting normal to the surface। और आपका सरफेस हम लोगों ने बिल्कुल लेवल रोड लिया है तो हमारा नॉर्मल एग्जैक्टली ऊपर की तरफ रहेगा। ओके, नाउ हियर द फ्रिक्शन बिटवीन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके लिए है वो ये, दैट द फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है टायर के बीच में और रोड के बीच में, वो हमारे लिए किसका काम करेगा? वो हमारे लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। एंड यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। सिंस आप सर्कुलर ट्रैक पे हैं तो आपके सर्कुलर ट्रैक को बाहर की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। व्हाट इज दैट फोर्स कॉल्ड? दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। And that centrifugal force is always numerically equal to the mv square by r, जो हम लोग ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। तो डेफिनेटली हमारा कार मूव कर रहा है, तो चलिए इस पे काम करना शुरू करते हैं। सो thus for safe drive, अगर आप अपनी कार को सेफली ड्राइव करना चाहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ ड्राइव? सेफ ड्राइव का मतलब है मेरा कार जो है वो सर्कुलर ट्रैक के ऊपर ही बना रहना चाहिए, मेरा कार ऑफ रोड नहीं हो जाना चाहिए। मतलब अगर आप सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हो और आपका कर्व कुछ इस तरीके से है तो ये वाला जो फेस है वी विल कॉल दिस एज अ इनर फेस, यानी आपके रोड के अंदर का फेस है, एंड दिस इज कॉल्ड एज योर आउटर फेस। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है
whenever we drive on a curve path, जब भी हम लोग कभी भी कर्व पाथ पे ड्राइव करते हैं तो जो सबसे बड़ा इश्यू है और जो सबसे बड़ा डेंजर है वो है ऑफ रोडिंग का। ऑफ रोडिंग का मतलब हमारी कार रोड से हट के बाहर की तरफ गिर जाती है। ये आप लोगों ने फील किया होगा, ये होता है। इसके रीजंस क्या हैं वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी कार सेफ हो, यानी अगर हम सेफ ड्राइव करना चाहते हैं, इन दैट केस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, दिस वन जो अंदर की तरफ लग रहा है, जो रेडियली इनवर्ड है, जो कि सेंट्रीपिटल का काम कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आइदर या तो इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो। क्यों इक्वल? अगर इक्वल रहेगा तो जितना बाहर है उतना ही अंदर, तो आप इसी ट्रैक पे सीधे रहेंगे। बट सिंस हमें सर्कुलर पाथ पे अपने आप को बनाए रखना है, we have to obey the circular track। हमें क्या करना है? हम यहाँ से चलते आ रहे हैं और हमें अपने आप को अंदर की तरफ झुकाना है। तभी तो अगर हम अपने आप को थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ झुकाते जाएंगे तभी तो हम लोग उस ट्रैक पे मिलते जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एटलीस्ट या तो mv² के बराबर हो। अगर एटलीस्ट इसके बराबर हुआ तो हम ना तो अंदर की तरफ जाएंगे ना बाहर की तरफ। और अगर हमारा फ्रिक्शन इससे ज्यादा हुआ, ज्यादा का मतलब ये नहीं कि वेरी वेरी लार्ज हो, बट उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा हो। अगर थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो हम लोग अपनी कार को अंदर की तरफ झुकाने की कोशिश करेंगे। तो जब भी आप लोग एक सर्कुलर ट्रैक पे चलते हो तो आप अपने आप को थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड करने का कोशिश करते हो एक्स्ट्रा। मींस यू विल अप्लाई द फोर्स लिटिल बिट ग्रेटर एज कंपैरिजन टू mv²/r। आप इससे थोड़ा सा ज्यादा रखने की कोशिश करोगे ताकि सर्कुलर ट्रैक बना रहे। तो अगर ऐसा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? वी ऑल नो दैट F इज इक्वल टू म्यू इनटू r शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू mv²/r। डन। नाउ इफ वी चेक आउट द रिलेशन, तो जो r है वो किसको बैलेंस कर रहा है? mg को। r इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, ग्राउंड गाड़ी के ऊपर लगा रहा है नॉर्मली अपवर्ड, और mg कहाँ लग रहा है? ग्राउंड के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड। तो डेफिनेटली हमारा जो व्हीकल है, हमारा जो कार है, वो ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। तो इसका मतलब जो वर्टिकली अपवर्ड फोर्स है और वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स है वो तो इक्विलिब्रियम में है। और अगर ये दोनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, यानी कौन सा इक्विलिब्रियम? वर्टिकल इक्विलिब्रियम। And for vertical equilibrium, this R is equal to mg. So what would be the relation? Mu mg should be or greater equal to mv²/r. For what? For safe drive. And if we try to solve v², अगर हम v² को solve करें, m cancel with the m, should be less than or equal to mu rg. v² less what? Or you can say v should be less than or equal to √mu rg। और ये किस चीज की कंडीशन आई? ये कंडीशन आई सेफ ड्राइव की, क्योंकि हमने इसी कंडीशन के बेसिस पे अपने आप को स्टार्ट किया था। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि अगर हम लोग सेफ ड्राइव चाहते हैं, इफ वी वांट टू कंटिन्यू द सेफ ड्राइव ओवर द लेवल सर्कुलर रोड, लेवल सर्कुलर रोड पे अगर सेफ ड्राइव चाहते हैं तो सारी कंडीशन करने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन आया। क्या? द v, व्हाट वाज द v? v was the velocity of the body, means velocity of the car. Velocity of the car should be less or equal to greater, less or equal to √mu rg, where mu stands for the coefficient of friction, r stands for the radius and g stands for the acceleration due to gravity। यानी सेफ ड्राइव के लिए आपकी वेलोसिटी या तो mu rg के इक्वल हो या उससे कम हो। तो व्हाट इज द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी? मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ओवर लेवल सर्कुलर रोड, लेवल सर्कुलर रोड
तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितना होना चाहिए, रूट ओवर म्यू आर जी। इस पॉइंट को समझे। जैसे मैं अगर फॉर एन एग्जांपल आपको बोलूं कि आपका वेलोसिटी शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, फॉर एन एग्जांपल, यानी सेफ ड्राइव के लिए हमारा वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से लेस या फिर इक्वल होना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है सर, ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकता है, 10 से ज्यादा नहीं। So that's why what is the maximum velocity for the safe drive, velocity should be less than or equal to mu rg। तो मैक्सिमम सेफ यानी ज्यादा से ज्यादा कितनी लेके जा सकते हो, रूट ओवर म्यू rg। गॉट दैट पॉइंट। चलिए इसी को अब थोड़ा सा इनहैंस करके इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो पिक आउट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो मैं आपसे ही आस्क करूंगा, दिस इज द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी ओवर द लेवल सर्कुलर रोड। ये लेवल सर्कुलर रोड की मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है, और अगर ये उसकी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी है जो हम लोगों ने निकाल दी, सो व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच डिसाइड कि आपकी सबसे ज्यादा सेफ वेलोसिटी कितनी हो सकती है, यानी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेट्स चेक आउट। फैक्टर नंबर 1, इट्स डिपेंड अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो पहली बात कि टायर और आपके रोड सरफेस के बीच में म्यू की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, यानी ग्रिप जितनी ज्यादा बनेगी, आप उतनी ही मैक्सिमम वेलोसिटी से आगे की तरफ जा सकते हो। तो यानी सीधी सी बात है, वहां पे फ्रिक्शन होना बहुत जरूरी है। सेकेंड, इट डिपेंड अपॉन द रेडियस। ये रेडियस पे भी डिपेंड करता है, यानी आपके पास एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक है, आपके पास एक ऐसा कर्व है, एक तो ये कर्व है बेटा, देखो इमेजिन करो, ये सर्कुलर ट्रैक है और एक सर्कुलर ट्रैक कुछ ऐसा है। सो इफ वी कंपेयर बोथ द सर्कुलर ट्रैक, ये ट्रैक नंबर 1 है, ये ट्रैक नंबर 2 है। इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट which of the track must have the greater radius, किसका रेडियस बड़ा है, 1 और 2, डेफिनेटली 2 का बड़ा है। और अगर 2 का रेडियस ज्यादा है तो 2 वाले ट्रैक से आप ज्यादा वेलोसिटी से क्रॉस कर सकते हो। बट अगर आपके रोड में कर्व अचानक से आ गया, कुछ रोड्स आप लोगों ने देखे होंगे ना जिनमें कर्व बहुत ज्यादा है, कर्वनेस ज्यादा है, तो कर्वनेस ज्यादा है इसका मतलब रेडियस कम होगा, और अगर रेडियस कम होगा तो उस ट्रैक पे आपकी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी, कम। उस टाइम आपको अपनी गाड़ी का, अपनी कार का स्पीड कम करके उस लेवल या उस कर्व पाथ को डिस्क्लोज या उस कर्व पाथ को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर किसी भी सर्कुलर ट्रैक, मान लीजिए अगर आपके पास कोई कर्व पाथ आ जाता है या आप एक रोड बना रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, और आपको एक कर्व लेना है, तो डेफिनेटली अगर उस कर्व पे या उस जगह पे आप चाहते हो कि आपकी व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी से क्रॉस करे, तो उसकी रेडियस ज़्यादा से ज़्यादा रहे। ओके, फ्रिक्शन अच्छा होना चाहिए, तो डेफिनेटली हम तो रोड को स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उससे ज़्यादा बल्कीनेस ना आए, बट उसकी ग्रिप को अच्छा करने के लिए टायर्स के अंदर वो जो थ्रेडिंग होती है वो अच्छी होती है, तो वो अच्छा आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देगा, जिस वजह से मैक्सिमम वेलोसिटी अच्छी हो। डन। तो ये 2 फैक्टर थे जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हो। तो ये तो मैंने आपसे जस्ट आपके नॉलेज पर्पस से किया, बट एक और सेकेंड फैक्टर जो इम्पोर्टेंटली स्टार्टिंग में पढ़ा, स्टार्टिंग में उसके बारे में बात की, बट लास्ट में उसका कोई कंक्लूजन नहीं आया। व्हाट इज दैट पॉइंट? दैट पॉइंट इज द मास ऑफ द कार। हम लोगों ने कार ली थी स्टार्टिंग में जिसका कुछ मास था, रेडियस सर्कुलर ट्रैक था, v वेलोसिटी थी, तो हमें उसकी वेलोसिटी पता चल गई जो म्यू पे डिपेंड कर रहा है, r पे g पे। बट किसी भी कार का सेफ वेलोसिटी सर्कुलर ट्रैक पे क्या होगा वो मास ऑफ द कार पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक छोटा कार चला रहे हैं, ओके, जिसका नेट वेट 700 to 900 kg है, तो उसके लिए भी सेफ वेलोसिटी यही है। अगर आप उससे थोड़ी बड़ी हैवी गाड़ी चला रहे हैं तो भी, अगर आप एसयूवी चला रहे हो जो थोड़ा हैवी होता है फॉर्च्यूनर टाइप में, तो भी वही सेफ वेलोसिटी है। यानी आप कोई भी कार, कोई भी गाड़ी चला रहे हो, सबके लिए सेफ वेलोसिटी कितना होता है? सबके लिए सेफ वेलोसिटी म्यू आर जी होगा। ओके, तो इसलिए अगर एक सर्कुलर ट्रैक है, उस सर्कुलर ट्रैक पे सेफ वेलोसिटी अगर 50 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड है फॉर एन एग्जांपल,
तो कार को भी 50 तक ही जाना चाहिए, बस के लिए भी सेफ वेलोसिटी 50 है और ट्रक के लिए भी सेफ वेलोसिटी 50 ही है। ओके, दैट इज द डिफरेंट थिंग जो आपके दिमाग में आ रहा होगा। यस सर, हम लोगों ने बहुत बार ट्रैक यानी हाईवेज पे मूव किया और आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जब भी एक हाईवे में कर्व आता है तो वहां पे लिखा होता है कि कर्व है, आगे थोड़ा स्लो जाइए। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके कर्व की वजह से वेलोसिटी थोड़ी सी कम होगी, बट वहां पे हर व्हीकल के लिए स्पीड अलग होती है। जहाँ पे बाइक के लिए अलग स्पीड रखते हैं, कार के लिए थोड़ी सी कम रखते हैं, हैवी व्हीकल्स लाइक बसेस एंड ट्रक्स के लिए वो मैक्सिमम की रेंज और भी कम रखते हैं। तो अभी अभी आप कह सकते हैं कि सर अभी अभी आपने कहा कि हर व्हीकल के लिए, और यहाँ पे दिख भी रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी तो मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो रियल लाइफ में कार और बस के लिए मैक्सिमम स्पीड या सेफ्टी या स्पीड लिमिट अलग अलग क्यों दी जाती है? तो उसके लिए रीजन है उनका डिजाइन और उनका मास। तो इस चीज का आंसर मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन को पढ़ेंगे तब हमें क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक कार को देखते हो तो कार का मास कम होता है, हाइट भी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो वो रोड के बिल्कुल पास होगा। तो एक सीधा सा बात है, एक पॉइंट है जो शायद आपने सुना होगा, हम इस चीज को आगे क्लियर करेंगे। वी कॉल दैट एज अ सेंटर ऑफ मास, कि बॉडी का सारा मास एक ही पॉइंट पे लोकेटेड होता है। तो जब एक कार को देखते हैं ना तो वो सेंटर ऑफ मास रोड के बहुत पास होता है, क्योंकि बहुत लो हाइट लेवल होती है ना उसकी। बट जब आप एक ट्रक को देखते हो जो हैवी लोडेड है, जो सामान से बिल्कुल लोडेड है, तो सेंस ऑब्वियस सी बात है उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, सामान भी बहुत ज्यादा है, तो मास भी बहुत ज्यादा हुआ। तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है, वो पॉइंट जहां पे उसको सारा मास एक ही पॉइंट पे लोकेटेड होगा, वो सेंटर ऑफ मास रोड से बहुत हाइट पे होगा, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है ना। अब इस वजह से जब आप एक सर्कुलर ट्रैक पे जाते हो तो डेफिनेटली सिंस ट्रक का मास ज्यादा है, क्या ज्यादा है? मास ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने कहा सबके लिए वेलोसिटी सेम होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, डिपेंड अपॉन मास। वो तो ठीक है, यानी सबके लिए वेलोसिटी v है, बट जब आप कार में गए तो कार के लिए वेलोसिटी v थी बट मास स्मॉल m था, तो उसका मोमेंटम स्मॉल m into v। बट जब आप लोग एक किसके लिए गए, एक ट्रक के लिए गए, वेलोसिटी देखो मैंने वही रखी है, बट ट्रक का मास कार के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली ट्रक जब उतनी स्पीड से चलेगा तो उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा। और अगर हम उसके मोमेंटम को चेंज करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मोमेंटम को चेंज करना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? dp/dt। जितना मैं मोमेंटम चेंज करना चाहता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसका मतलब उस कर्व पाथ पे बेंड होने में या टर्न लेने में ट्रक को बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। किसके कंपैरिजन में? कार के कंपैरिजन में। और इतनी ज्यादा एनर्जी जब वो टर्न करता है तो पहली बात वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। दूसरी बात मैंने कहा ना उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर रहता है, तो जब वो टर्न लेता है तो उसके टायर तो टर्न हो जाते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो ट्रक का ऊपर वाला हिस्सा है, जो नीचे वाले हिस्से के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाइट पे है, वो टर्न नहीं ले पाता। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ना, कि आपका ये वाला हिस्सा तो मुड़ गया बट ऊपर वाला हिस्सा नहीं मुड़ा। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने अपना लोअर टर्न तो कर लिया है, मैंने अपने लेग्स को मूव कर लिए हैं, बट मेरी नेक अभी भी यही है। सीधी सी बात है, ड्यू टू दैट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आपका जो लोअर वाला पोर्शन है वो तो बेंड कर जाता है, बट अपर वाला नहीं हो पाता है इतना जल्दी, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, मास बहुत ज्यादा। इस वजह से जो अपर वाला पोर्शन है, जो ट्रक का ऊपर वाला हिस्सा है, वो बाहर की तरफ गिरने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो सीधा जाने की कोशिश करेगा जिस डायरेक्शन में चल रहा है, बट नीचे वाला पोर्शन ट्रक का आपने वेरी हाई फोर्स लगा के अंदर की तरफ धकेल दिया। तो इस वजह से आपका ट्रक जो सीधा चल रहा था वो अनबैलेंस होके ऐसे गिरता है। तो जब भी कर्व पाथ पे ट्रक गिरता है तो उसमें गिरने का वजह ये नहीं कि आप mv² by r की वजह से बाहर जाके गिरे हो, नो।
मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी हर व्हीकल के लिए वही है, मास पे डिपेंड नहीं कर रही कि इतनी स्पीड से जाएंगे। बट अगर उतनी स्पीड से अगर एक ट्रक और हैवी व्हीकल को लेके आए तो वो एक हैवी मोमेंटम को कॉज करेगा, मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। एंड ड्यू टू दैट हाइट और द डिजाइन होगा ये कि ऊपर वाला पोर्शन तो सीधा जाने की कोशिश करेगा बट नीचे वाला पोर्शन कर्व में, और इस वजह से जो सीधे एक साथ जाना चाहिए था तो ऊपर वाला पोर्शन तो यहाँ की तरफ जाने की कोशिश करेगा सीधा, नीचे वाला अंदर की तरफ, और आप वहीं पे पलट जाएंगे। तो देखो दो चीज होती है, अगर आप सेफ वेलोसिटी से ज्यादा हैं, अगर आपकी वेलोसिटी इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी, अगर आपकी कार की वेलोसिटी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी से ज्यादा हो गई तो देखो वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो ये mv²/r ज्यादा हो जाएगा, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, यानी आप बाहर की तरफ गिरोगे। बाहर की तरफ गिरने का मतलब आपकी व्हीकल ऐसे जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड कार विल स्किड। इसे क्या बोलते हैं? स्किड बुलाते हैं, स्किड होना, बाहर की तरफ फिसल के स्किड, घसीटते हुए निकल जाना। तो कार क्या होगी? स्किड होगी अगर आप वेलोसिटी को मैक्सिमम से क्रॉस कर जाते हो। बट जो एग्जांपल मैं ट्रक का बता रहा हूं, ट्रक कभी भी स्किड नहीं होता है अगर आप उस मैक्सिमम स्पीड के लिमिट के अंदर हो तो। ट्रक क्या करता है? ऊपर वाला हिस्सा गिर जाता है, नीचे वाला ऐसे पलट जाता है। तो ट्रक क्या किया? ट्रक ने फ्लिप किया, फ्लिप। तो ट्रक क्या हुआ? फ्लिप हो गया, पलट गया, स्किड नहीं हुआ। स्किडिंग का मतलब समझना और फ्लिपिंग का मतलब समझना। तो यहाँ पे जब मैं बात बोलता हूँ तो हर बार ये डाउट आता है दिमाग में कि सर मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। और मैं बोल रहा हूँ हर व्हीकल के लिए, चाहे वो बस है, ट्रक है, कार है, मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी सेम है। सबके लिए मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी सेम है। बट प्रॉब्लम आगे जाके मास आ जाता है, इसलिए उस सेफ्टी के लिए रोड पे लिख दिया जाता है। बट थ्योरेटिकली सबके लिए सेफ वेलोसिटी यही है। बट किस चीज के लिए? स्किड ना करने का। तो टू अवॉइड द स्किडिंग, स्किड को अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी इज दिस वन। सो होप am I clear with the first topic? First topic is the car over the level circular road. Check this out and please note it down the topic. Done it? Okay. Now we have done the circular road और हम लोगों ने देख लिया कि हमारा कार पे सर्कुलर रोड पे हम लोग कितनी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी से जाएंगे। Now अब हम लोग इसके डिजाइन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अभी के लिए हमें पता चला कि मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है? √μ/r(g). ओके, फॉर एन एग्जांपल लेट्स सपोज रेडियस इज 100 मीटर। मान लें रेडियस कितना है? 100 मीटर। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 100 मीटर। फॉर एन एग्जांपल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। And let's suppose the coefficient of friction is 0.1. तो coefficient of friction कितना है? 0.1। तो चलिए मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी आ रही इस एग्जांपल से? तो देखो मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो कार जा रहा है, ट्रक जा रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी कितनी? 0.1 into 100 into 10। तो मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। याद रखिए इस बात को। So what is the maximum safe velocity for our example? Example क्या था? एक ऐसा सर्कुलर ट्रैक जिसकी रेडियस 100 है और जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है। तो आप लोग मैक्सिमम कितना स्पीड से जा सकते हो? 10 मीटर पर सेकंड से जा सकते हो। गॉट? चलिए अब हम क्या चाहते हैं? देखो सीधी सी बात है, आप मान लीजिए 40 की स्पीड से आ रहे हो। यू आर ड्राइविंग अ कार विद द 40 मीटर पर सेकंड। सीधी सी बात है, आप स्ट्रेट रोड पे चल रहे थे। अब आपके सामने जैसे एक सर्कुलर कर्व आया और आपने बोर्ड के ऊपर देखा, और बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था? बोर्ड पे मैंने ये लिख दिया, व्हाट आई हैव रिटन, लेवल रोड है। ओके, तो मैंने क्या लिख दिया कि भाई सर्कुलर ट्रैक है आगे, एंड ओवर दैट सर्कुलर ट्रैक आपका मैक्सिमम स्पीड 10 होना चाहिए। और आप कितने से आ रहे थे? 40 से। सो यू आर ट्रैवलिंग विद द 40, बट आगे लिमिट है 10, सेफ है। अगर 10 से ज्यादा पे निकले तो तुम्हारी गाड़ी पक्का क्या करेगी? स्किड करेगी। क्या करेगी?
स्किड कर जाएगी, फिसल जाएगी, आउट ऑफ द ट्रैक हो जाएगी। तो मैक्सिमम 10 है, तो आपको 40 से कहाँ आना पड़ेगा 10, तो आपको ब्रेक लगाने पड़ेगा पहली बार। फिर आप 10 तक जाओगे लिमिट तक और फिर आप उस ट्रैक को खत्म करोगे, फिर अपनी स्पीड बढ़ा के अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। ठीक है, अब देखो सीधी बात है, अगर ये कर्व नहीं होता तो मैं 40 की स्पीड से डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता था, तो मेरा टाइम कम लगता। बट कर्व होना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन कहाँ है, वो लोकेशन तो कहीं पे होगी और उस लोकेशन तक जाने के लिए हमें घूम घूम के तो जाना ही पड़ेगा, जैसा ट्रैक बना हुआ है। तो अब कर्व होने को आप मना नहीं कर सकते। तो अब आपके पास दो ऑप्शन है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, मेरी सेफ वेलोसिटी कितनी है, सेफ वेलोसिटी r कितना है, सेफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मेरा सेफ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो अब मैं इस वेलोसिटी को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी कार जो 40 मीटर पर सेकेंड से आई थी, वो सर्कुलर ट्रैक पे 10 मीटर से जाए और फिर उसके बाद फिर वापस से 40 पे जाके और मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच गया। मान लो ये रास्ता है हमारा, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक 10 की स्पीड से जाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली मेरी वेलोसिटी कम हुई है, तो मुझे टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ इस वजह से मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हमारे दिमाग में आएगा कि टाइम कम से कम कैसे लगाएं, पाथ यही होना चाहिए। तो ऑप्शन इस सेफ वेलोसिटी को बढ़ा दें कि वो जो लिमिट है वो सेफ वेलोसिटी की ज़्यादा हो जाए। अगर जहाँ पे पहले लिमिट 10 मीटर थी, अगर वहाँ पे लिमिट 20 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो आई थिंक ये बेनिफिशियल पार्ट है। अगर हो जाए तो इससे हमें टाइम थोड़ा उसके कंपैरिजन में कम लगेगा। अब सेफ वेलोसिटी बढ़ाने के तरीके क्या हैं? पहला तरीका, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बढ़ा दीजिए। चलो ये सोच के देख लेते हैं कि हम लोगों ने म्यू की वैल्यू बढ़ा दी, इमेजिन कर लेते हैं। तो कर लिया हमने इमेजिन कि हम लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ा दी, बट इससे एक प्रॉब्लम आई। क्या आएगी? म्यू तो बढ़ जाएगा, म्यू बढ़ाने से सेफ वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी, बट म्यू को बढ़ाने से एक और चीज बढ़ेगी। क्या? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। किसके बीच में? बिटवीन द टायर एंड द रोड, यानी रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन बढ़ेगा। फ्रिक्शन बढ़ेगा दो सरफेसेस के बीच में, तो ये तो आप जानते हैं जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होता है वहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस ज़्यादा होती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे वियर एंड टियर भी होता है। वियर और टियर मतलब घिसना और उखड़ना, यानी आपका टायर ज़्यादा घिसेगा। तो पहला तरीका क्या था कि भाई सेफ वेलोसिटी बढ़ा दे कि सर म्यू बढ़ा लो। म्यू बढ़ाने से सेफ वेलोसिटी तो बढ़ गई, बट म्यू बढ़ाने से दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? प्रॉब्लम ये आई कि म्यू बढ़ाने से फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। F = म्यू × r। ओके, और अगर ये फ्रिक्शन बढ़ेगा तो जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा टायर का वियर और टियर भी ज्यादा होगा, तो इसलिए आपकी टायर की जो लाइफ है वो उतनी ज्यादा नहीं रह पाएगी। तो आई थिंक ये आइडिया कैंसिल नहीं हो सकता ना। हम अपने टायर की लाइफ को रिस्क पे डाल के स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। इससे जब फिर ये बोलेंगे भाई टायर जल्दी जल्दी खराब होंगे, इससे अच्छा धीरे धीरे चलोगे। तो पहली है। दूसरा जी, ऑब्वियसली बात है जी को आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन जो हमारे सामने आता है रेडियस, कि एक काम करते हैं रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक बढ़ा लेते हैं। रेडियस, अब सीधी सी बात है, अगर आप रेडियस बढ़ाते हो तो सर्कुलर ट्रैक की अगर रेडियस बढ़ाते हो, ये ठीक है, अच्छा लग रहा है, रेडियस बड़ी होगी ना। रेडियस बड़ा होगा तो आपका वेलोसिटी का मैक्सिमम लिमिट भी ज़्यादा होगा, ये अच्छी बात है। बट रेडियस अगर आप बढ़ाते हो तो आपको उतना ही लैंड कवर करना पड़ेगा, आपको उतना ही ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा। वही वाली बात है, सरकार को फिर उतनी ज़्यादा ज़मीन को खरीदना पड़ेगा, उस पर उतना ही लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी वो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा, है ना। तो सरकार ये कहेगी तुम्हारे टाइम को बचाने के चक्कर में हम लोगों ने इतने ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा खर्च कर दिए। जाना वही है, अगर लंबा रूट लेते हैं सर्कुलर ट्रैक तो वैसी बात नहीं। पहली बात तो कॉस्टली होगी। ओके, ये किसको कॉस्टली पड़ा? गवर्नमेंट को कॉस्टली पड़ा, ये आपको भी कॉस्टली पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जहां पे आप पहले इस रास्ते से जा रहे थे जिसका रेडियस कम था, तो रेडियस कम था तो आपको सर्कमफेरेंस भी तो कम करना पड़ेगा, वो लेंथ ऑफ आर्क भी कम होगी। अब अगर आप बड़ा रेडियस लेते हो, क्या लेते हो? बड़ा रेडियस लेते हो, तो बड़ा रेडियस लेने से आपको वो जो सर्कमफेरेंस कवर करना है वो भी तो ज्यादा करना है।
तो आपकी स्पीड तो बढ़ गई, मैं मान गया आपकी स्पीड बढ़ गई, बट उसके साथ साथ आपको दूर से घूम के आना पड़ेगा और इस वजह से आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। अब इससे आपको क्या प्रॉब्लम कि स्पीड बढ़ा है बट उसके साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ गया, तो क्या पता टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड अगर 2 टाइम्स हो गई, मान लीजिए इतनी बड़ी रेडियस बढ़ाने से आपकी वेलोसिटी जहां पे पहले 10 थी अब 20 हो गई, और क्या पता जहां पे पहले डिस्टेंस आपको 100 मीटर डिस्टेंस करना था अब आपको 200 मीटर करना पड़ा तो लंबा हो गया। तो इसका मतलब जहां पे स्पीड आपका 2 टाइम्स हुआ, डिस्टेंस भी अगर 2 टाइम्स हो गया तो आपको टाइम फिर से उतना ही लगने वाला फिर तो ये भी रिस्क फैक्टर है। और ऊपर से आप जितना घूम के आएंगे लंबा चौड़ा तो वैसी बात है आपका जो पेट्रोल कंजप्शन है, डीजल कंजप्शन है वो भी तो ज्यादा होगा। तो आई थिंक ये दोनों के लिए कॉस्टली है, गवर्नमेंट के लिए भी बनाना, आपके लिए भी। और जरूरी नहीं कि अगर वेलोसिटी 2 गुना बढ़ी है तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, तो टाइम फैक्टर उतने हिसाब से कम नहीं होगा जो हम चाहते हैं। तो आई थिंक आप लोग प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे लेवल रोड पे, सर्कुलर रोड पे हम लोगों ने मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी बना दी, डन है। अब हम चाहते हैं वो और भी अच्छी हो, चाहेंगे अभी भी हमने अपना वो जो इच्छा है ना, जो हम चाहते हैं, पैशन है, वो छोड़ा नहीं है। अभी भी हम चाहते हैं कि हम लोग अपनी मैक्सिमम लिमिट बढ़ाएं, बट तरीका कुछ दूसरा ढूंढना पड़ेगा। तो इस एग्जांपल को याद रखना प्लीज, 10, 100, 10, 0.1। लास्ट में एक बार इसको फिर से यूज करूंगा मैं। Now what we are going to do, we are going to do what? Banking of the road। या सही नाम सुना आपने, बैंकिंग ऑफ द रोड, बैंकिंग। ओके, तो बैंकिंग के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो बैंक हो गया जहाँ पे आप बैंकिंग करके आते हो, मतलब खाते का लेन देन। एक बैंकिंग, बैंक वर्ड किनारा भी रिप्रेजेंट करता है, तो इंग्लिश में बैंक के 2 मीनिंग है। तो अब हमारे पास यहाँ पे वो बैंक किनारे वाला बैंक है, तो बैंकिंग ऑफ द रोड क्या है एक बार उसे देखेंगे। हमारा लेवल रोड इस तरीके से था, वी हैव द लेवल रोड इन दिस मैनर। ओके, चेक दिस आउट, दिस वाज द रेडियस ऑफ द रोड, डन है। ओके, उस रोड पे कार ट्रैवल कर रही थी, बट इस बार क्या किया, ये हमारा कौन सा फेस है, इनर फेस, ये हमारा कौन सा फेस है, आउटर फेस। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लिफ्ट, हम लोग क्या करने वाले हैं, बाहर वाले फेस को उठा देंगे एज कंपैरिजन टू इनर फेस। ये आपका रोड है एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एज थीटा। सो व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ द रोड, इट इज द प्रोसेस ऑफ, it is the process of lifting the outer edge of road as comparison to inner road। इनर रोड के कंपैरिजन में आउटर एज को उठाना, इनर रोड या एज लिख लीजिए, एज ज्यादा बेटर है। इनर एज के कंपैरिजन में आउटर एज को थोड़ा सा लिफ्ट कर देना, इस प्रोसेस को ही क्या बुलाते हैं, बैंकिंग। एंड एंगल लिफ्टेड इज नोन एज बैंकिंग एंगल। तो जिस एंगल से आपने उसे लिफ्ट किया वो एंगल क्या कहलाएगा, दैट एंगल वुड कॉल एज एंगल ऑफ बैंकिंग या फिर बैंकिंग एंगल। ओके, अब इससे फायदा क्या होगा वो हम लोग एक बार चेक आउट करते हैं। चलिए, सो फिर से वही बेटा, सेम कार, डेफिनेटली ओके, द सेम कार विद द सेम मास। हमारे पास कार है जिसका मास कितना है, m, तो वेट कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा तो आपका नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, यहाँ पे लगेगा, ये सरफेस इस बार तिरछा है तो इस बार हमारा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। सो दिस इज आवर नॉर्मल रिएक्शन, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर की तरफ आर। ओके, तो डेफिनेटली ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना एंगल बेंड हुआ, तो आप देखिए एक बार,
जब हमारा सरफेस लेवल था, बिल्कुल ये था, तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ था। नाउ अब हमारा सरफेस थीटा एंगल बेंड हो गया, बट आउटर एज को उठाना है, इनर एज को नहीं। तो पहले ऐसे था, अब ऐसे कर दिया। तो अगर आप इसे लिफ्ट करेंगे थीटा एंगल, तो जहां पे आपका नॉर्मल रिएक्शन पहले सीधा लग रहा था, एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड, वो थीटा एंगल ही बेंड हो जाएगा। तो ये कितना एंगल बेंड होगा? जितना एंगल आपने लिफ्ट किया। और अगर ऐसा है तो हम इसके दो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, r cos थीटा और इस तरफ r sin थीटा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा r cos थीटा एंड r sin। सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हैं विद वेलोसिटी v, तो ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर ट्रैक पे है, तो रेडियली आउटवर्ड क्या लगेगा हमारे पास? mv²/r। तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो तो रेडियली आउटवर्ड लगने वाला है। अब बात आई फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन ही तो वही फोर्स था जो सेंट्रीपिटल का काम कर रहा था सर्कुलर ट्रैक पे, बट इस बार ट्रैक आपका तिरछा है, तो फ्रिक्शन तो हमेशा टायर और सरफेस के बीच में लगेगा, और सरफेस थोड़ा सा तिरछा है, यानी आपने उसे इंक्लाइन करके रखा है, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स भी तो इंक्लाइन ही होगा। तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली सेंटर की तरफ ना लगते हुए इंक्लाइन लगेगा बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस। अब देखेंगे एक बार इसे। इफ दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और अगर हम फ्रिक्शन के कंपोनेंट तोड़े, so it would be f cos theta and it would be f sin theta. Am I clear with the diagram? डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ है पुराने वाले के कंपैरिजन में, बट ये कॉम्प्लिकेशन आपको एंड पे जाते जाते बेनिफिट जरूर देके जाएगी। लेट्स चेक आउट, गॉट दैट पॉइंट? सो व्हाट वी हैव, डेफिनेशन होगी। सो व्हाट वी हैव, लेट अस कंसीडर a car again of mass small m moving with velocity what? Small v over circular track or circular road of radius small r and coefficient of friction mu। रोड और आपके टायर का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। ओके, हियर नॉर्मल रिएक्शन यानी R कैन बी रिजॉल्व मतलब ब्रेक इनटू टू कंपोनेंट्स, ओके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। यानी फर्स्ट आएगा आपका r cos थीटा और सेकेंड जाएगा r sin थीटा। यू ऑल नो दैट वेदर इट इज cos कंपोनेंट और वेदर इट इज sin कंपोनेंट, हमेशा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, cos को हॉरिजॉन्टल बुलाते हैं, वर्टिकल यानी sin को वर्टिकल बुलाते हैं। बट ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उनके फेस और उनकी डायरेक्शन को देख के नहीं है कि जो ऊपर लगा वो वर्टिकल और जो लेवल पे लगा वो हॉरिजॉन्टल। मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस तरफ एंगल होगा वहां पे cos होगा, तो ये एंगल इस साइड के साथ है, इसलिए यहाँ पे cos और यहाँ पे sin। सिमिलरली f, सो सिमिलरली यहीं पे सिमिलरली फ्रिक्शन कैन आल्सो बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। इसी तरीके से आप लोग फ्रिक्शन को भी रिजॉल्व कर सकते हैं दो कंपोनेंट्स में। फर्स्ट इज f cos थीटा एंड सेकेंड इज f sin थीटा। चलिए काम करना शुरू करते हैं। सो thus फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कार की इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कार स्टेबल है, कार ना तो बाहर की तरफ गिर रही है ना अंदर की तरफ, स्किड नहीं हो रही। तो अगर ऐसा है तो डेफिनेटली हमारा वर्टिकल अपवर्ड यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। सो कौन कौन से? वर्टिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए क्योंकि पूरी की पूरी कार इक्विलिब्रियम है ना, और कार पे वर्टिकल फोर्स भी लग रहे हैं और हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लग रहे हैं। तो पहले वर्टिकल पे आते हैं, तो वर्टिकल में ऊपर क्या लग रहा है?
r cos थीटा। नीचे क्या लग रहा है mg, बट एक और चीज लग रही है वर्टिकल में नीचे, क्या f sin थीटा। देखो ये जो फोर्स है बेटा ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, बट ये जो फ्रिक्शन है वो टायर और यहाँ पे कांटेक्ट में होगा, तो एक्चुअल में ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो टायर और जहाँ पे रोड कांटेक्ट में यहाँ पे लग रहा है, तो f sin थीटा टायर पे नीचे की तरफ लग रहा है, बट वो वहां पे बनाते तो इट वुड बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड अलॉट। ओके, तो इसे समझना कि ये आपके टायर और सरफेस के बीच में लग रहा है। सो आपके पास वर्टिकल डाउनवर्ड में mg और f sin थीटा, तो फॉर्मूला क्या बना r cos थीटा। वर्टिकल अपवर्ड में तो केवल एक ही है, और नीचे की तरफ शुड बी इक्वल टू mg प्लस f sin थीटा, और यू कैन से r cos थीटा माइनस f sin थीटा is equal to mg। क्लियर विद द इक्वेशन 1? डन। चलिए ऐसे ही हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम लेके आते हैं। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, चलो हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम कंडीशन डालो। हॉरिजॉन्टल में अंदर की तरफ क्या लग रहा है, एक r sin थीटा लग रहा है और एक f cos थीटा लग रहा है, और बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाय r। सो r sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू बाहर की तरफ केवल mv स्क्वायर बाय। क्लियर विद द इक्वेशन 2? डन है। सो बाय दिस मैनर हम लोगों ने दोनों स्टेट यानी दोनों जगह को इक्विलिब्रियम कर दिया, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो अगर दोनों हैं तो चलिए काम कीजिए थोड़ा सा कैलकुलेशन। बाय इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2 को 1 से डिवाइड करो भाई। r sin थीटा प्लस f cos थीटा लेफ्ट हैंड साइड, 1 का लेफ्ट हैंड साइड r cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय m। गॉट इट? चलिए काम कीजिए, m कैंसिल विद द m। लेफ्ट हैंड साइड में प्लीज ऑन LHS, एक बार ध्यान से देखना इसे, क्या करने वाले हो LHS में, डिवाइड विद r cos थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में r cos थीटा से डिवाइड करते हैं। तो चलिए हमारे पास क्या है, r sin थीटा प्लस f cos थीटा, इसे किससे डिवाइड करते हैं, r cos थीटा से। इसे भी r cos थीटा से डिवाइड किया, इसे भी r cos थीटा से डिवाइड किया। ओके, हमारे डिनोमिनेटर में क्या था, ये तो न्यूमरेटर को डिवाइड कर दिया, r cos थीटा माइनस f sin थीटा, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है, और इसे भी किससे डिवाइड करते हैं, r cos थीटा से। ओके, और हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बचा, राइट हैंड साइड में m तो कैंसिल हो गया, v स्क्वायर बाय r इंटू g। आई थिंक r cos थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, इक्वेशन की इक्वालिटी एज इट इज जैसे पहले थी वैसे ही है। तो सॉल्व करो भाई, r कैंसिल विद द r, तो sin बाय cos tan थीटा प्लस cos से cos कैंसिल, और आपके पास बचा f बाय r। r cos थीटा से पूरा का पूरा r cos थीटा 1, यहाँ पे क्या बचा, f बाय r tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, जहाँ पे थीटा का मतलब क्या है, बैंकिंग एंगल। मैं इस चीज को पहले लिख देता हूँ, थीटा मतलब बैंकिंग एंगल। तो चलिए, सिंस वी ऑल नो दैट mu is f is equal to mu into r, तो यहां से mu is equal to क्या आएगा, फ्रिक्शन बाय रिएक्शन फोर्स, और यहां पे भी f बाय r है, तो इसे लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, v स्क्वायर, rg गया मल्टीप्लाई में, ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। डन। तो हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर क्या बना, rg tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा, और हमारा फाइनल सेफ वेलोसिटी जो हम लोग इक्विलिब्रियम, क्योंकि सेफ क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार इक्विलिब्रियम में, सो सेफ वेलोसिटी क्या बनेगा, होल रूट ओवर
आर जी टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन। दिस इज द वेलोसिटी। ये वो सेफ वेलोसिटी है जो आपके कार के पास होगी जब आप लोग एक बैंक्ड रोड पे जाओगे, एक ऐसे रोड पे जिसका आउटर एज इनर के कंपैरिजन में लिफ्ट होगा। एंड एज यूजुअल अगर आप इस वेलोसिटी को भी देखते हैं तो ये वेलोसिटी भी आपकी मास पे डिपेंड नहीं करती। तो इस बैंकिंग वाले रोड पे चाहे कार जाए, चाहे ट्रक जाए, चाहे बस जाए, हमेशा सेफ वेलोसिटी यही है। गॉट दैट पॉइंट? चलिए, so please first of all everyone note it down the whole expression, पूरे expression को नोट करेंगे and let's have the conclusion। इसके conclusion पे आते हैं। so हम लोगों ने दो velocity निकाली है, डन है? चलिए, now we calculated the two velocities। हम लोगों ने दो velocities calculate की हैं। फर्स्ट वेलोसिटी जो मैं आपके सामने पहले कैलकुलेट करके गया था, क्या? v safe maximum रूट ओवर म्यू आर जी। ये कौन से रोड पे थी? लेवल रोड पे थी। ये कौन से रोड पे है? बैंक्ड रोड पे है, एक रोड जिसकी बैंकिंग कर रखी है। चलिए, हम लोगों ने आर कितना लिया था? रिमेंबर 100 मीटर, म्यू कितना लिया था? 0.1 और जी 10। तो हमारी मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी आई थी 10 मीटर पर सेकेंड। तो वही रखते हैं, आर वही रखेंगे, जी भी वही रखेंगे, म्यू भी वही। बट इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, बैंकिंग एंगल। सो लेट्स सपोज मैंने उसे 45 डिग्री पे बैंक कर दिया। कितना लिफ्ट कर दिया? 45 डिग्री। वैसे इतना नहीं होता है, वो 10, 20, वो तो डिपेंड ही करता है कि आपका रेडियस कितना है, आप कितनी स्पीड तक चाहते हो उस हाईवे पे, वो इंजीनियर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। बट मैं ले लेता हूँ 45, क्योंकि 10 है ना, तो 10 45 इजी रहेगा कैलकुलेट करने में, क्योंकि 1 होता है ना, अगर 10 30 लेते फिर वो 1/√3 कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती, बट आप उससे भी ट्राई कर सकते हो। तो मैंने थीटा 45 लिया, तो देखते हैं सेफ वेलोसिटी क्या आती है। मतलब खर्चा भी किया, दिमाग भी लगाया, लेवल बढ़ाया, बट सेफ वेलोसिटी पे देखते हैं। आर कितना? 100, जी कितना? 10, 10 45 1 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 इंटू 10, मतलब 10 थीटा 45 1 हो गया। तो हमारे पास कितना बचा? रूट ओवर, चेक दिस आउट, रूट ओवर 1000 इंटू व्हाट इज 1.1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1.1 से 1.1, और सेफ वेलोसिटी क्या आई? रूट ओवर 1000। और यहाँ वेलोसिटी कितनी थी? रूट ओवर 100। चेक दिस आउट, रूट ओवर 100 ही तो 10 होगा, तो यहाँ पे कितनी आई? रूट ओवर 1000। और 1000 किसका रूट है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 100 का 10, और इसका अगर देखो तो 3 पॉइंट समथिंग, यानी आपकी वेलोसिटी मोर देन 30 मीटर पर सेकेंड आ गई, मोर देन 30। तो देखो क्या हुआ, वही रोड उतनी जगह से जाना है भाई, तो अब रेडियस बदलने का कोई झंझट नहीं, ना सरकार को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, ना हमारा पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, वो भी खत्म। सेकंड, फ्रिक्शन भी वही रखा, तो फ्रिक्शन वही है, तो कोई एक्स्ट्रा वियर और टीयर नहीं होगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। ओके जी, तो एज इट इज है। बस एक क्या की, डिजाइन बनाते टाइम या रोड को बनाते टाइम उसके आउटर एज को थोड़ा सा उठा दिया, थोड़ा सा लिफ्ट कर दिया, और उस लिफ्ट करने की वजह से जहां पे आपकी सेफ वेलोसिटी पहले रूट ओवर 100 यानी 10 मीटर पर सेकेंड थी, उसी रोड पे उसी कार की, वहां पे उसी रोड पे उसी रेडियस उसी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बट थोड़े से एंगल के साथ वही सेफ वेलोसिटी 30 से ज्यादा हो गई। दिस इज द एडवांटेज ऑफ बैंकिंग ऑफ एंगल, एंड दैट्स व्हाई दिस बैंकिंग ऑफ एंगल टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। दोनों भी आपसे कंपटीशन में न्यूमेरिकल देखो या फिर आप अपने सीबीएसई में डेरिवेशन या कॉन्सेप्ट देखो। ओके, सो हियर वी कंप्लीटेड द बोथ द रोड, और इसलिए मैंने आपको कंपेयर करके दिखाने के लिए एग्जांपल रखा है आपके सामने। ठीक है, तो एग्जांपल केवल बताने के लिए था कि ये वाला वेलोसिटी इस वाले से ज्यादा है। ओके, एंड दैट्स व्हाई वी हैव डन दिस। और अगर आप इसे चेक करना चाहो, अगर हम लेवल ले आए तो लेवल रोड और बैंकिंग रोड में क्या फर्क है? थीटा का ना, तो लेवल रोड पे थीटा कितना होता है? 0, क्योंकि आउटर एज और इनर एज दोनों बराबर पे हैं।
और अगर थीटा 0 हो जाए तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, आर जी टेन 0 की वैल्यू 0 प्लस म्यू 1 प्लस म्यू इंटू 0, तो क्या बचा आपके पास रूट ओवर म्यू आर। देखो वही फॉर्मूला आ गया जो हमारे पास लेवल रोड का था, तो फॉर्मूला एक्सप्रेशन वाइज वही है, बस थीटा बढ़ाने से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। नॉट दैट पॉइंट, सो हियर वी कंप्लीटेड द टू टॉपिक्स ऑफ द टॉप। ओके, अब बस आपके साथ क्विकली एंड इन द लास्ट टर्म एक आखिरी टॉपिक और डिस्कस करूंगा, एंड दैट लास्ट टॉपिक इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। एक लास्ट टॉपिक है, and as soon as we will done with this topic we can officially announce that laws of motion is being done। चलिए बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। सो लेट्स सपोज वी हैव अ रोड, हमारे पास एक रोड है, लेवल रोड है, और ओवर दैट रोड वी हैव अ साइक्लिस्ट। हमारे पास एक साइक्लिस्ट है जो उस रोड पे अपनी साइकिल को चला रहा है ना, तो ये उसके टायर को रिप्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा समझ जाना है प्लीज, ठीक है। ये उसके हैंडल, मतलब सामने से देख रहे हो, ये आपका फ्रंट व्यू, ओके, इमेजिन करना है प्लीज। ओके, नाउ दिस साइक्लिस्ट, ये साइक्लिस्ट है, डेफिनेटली उसका मास होगा, तो मास होगा तो नीचे क्या लगने वाला है, वेट लगने वाला है। नाउ दिस साइक्लिस्ट वांट टू क्रॉस दी रोड, वो एक रोड को क्रॉस करना चाहता है, बट रोड कैसा है, सर्कुलर। तो देखिएगा सर्कुलर रोड, तो डेफिनेटली सर्कुलर रोड पे हमारे पास लेवल रोड, बिल्कुल लेवल ही रोड, ठीक है, क्योंकि इस पे बेंडिंग का कुछ ज़्यादा खास असर पड़ता नहीं, क्योंकि टायर के साइज बहुत छोटे हैं। तो अब सीधी सी बात यहाँ पे ये है, अब आपके पास अगर ये रोड है तो आपका साइक्लिस्ट कुछ इस तरीके से, मैं दोबारा से बना रहा हूँ इसका डायग्राम, ठीक है। तो साइक्लिस्ट ओके, इस साइक्लिस्ट को थोड़ा सा बेंड करते हैं, क्या करें, इसे बेंड करते हैं। तो ये आपकी ओरिजिनल कंडीशन थी जब आप सीधे चले, बट आपने साइकिल को कर दिया थोड़ा सा बेंड। कैसे, वो देखिए प्लीज। योर साइकिल इज बीइंग बेंड अ लिटिल बिट। We bended the cycle, हम लोगों ने साइकिल को बेंड कर दिया यहाँ पे। ओके, सो वी बेंडेड द साइकिल बाय हाउ मच एंगल, बाय थीटा एंगल। तो डेफिनेटली साइकिल का जो वेट है वो तो कहाँ लगने वाला है, वो तो नीचे ही लगेगा। सो द वेट ऑफ साइकिल इज गोइंग टू एक्ट इन अ वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट आपका नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा बेटा, the normal reaction would be on that side। तो हमारे पास साइकिल थी जेन्युइनली, तो इस साइकिल को जिसको हम स्ट्रेट चलाते उस साइकिल को हम लोगों ने बेंड कर दिया। हमारे पास कंसीडरेशन क्या है, लेट अस कंसीडर अ साइकिल ऑफ मास स्मॉल एम। साइकिल और ड्राइवर दोनों को मिला के मास स्मॉल एम, मूविंग ऑन अ circular track of radius small r। तो small r के रेडियस पे चल रहे हो आप लोग, ठीक है, तो वहां पे, एंड नाउ द साइकिल इज बीइंग bent by angle theta towards inner edge। कहाँ पे किया आपने, अंदर वाले एज की तरफ उसे झुकाया, अभी के लिए अंदर वाले की तरफ झुकाया। देखो यहाँ पे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात को आप समझिए। जैसे हम लोगों ने अभी कार को सर्कुलर ट्रैक पे लिया तो हम लोगों ने फ्रिक्शन कंसीडर किया था, बट यहाँ पे नहीं कर सकते। व्हाई, द प्रॉब्लम इज नंबर ऑफ टायर्स। पहली बात जहाँ पे हम लोग अपने कार या बड़ी व्हीकल को देखते हैं, वहां पे जो नंबर ऑफ टायर्स है वो मिनिमम 4 है, और हमारे पास यहाँ पे 2 ही टायर्स है। पहली बात ये, तो टायर के नंबर्स कम है। सेकंड, द साइज ऑफ द टायर,
टायर का जो साइज है वो भी मैटर करता है। तो ये तो आप जानते हैं कि हमारे जो कार के टायर से अप्रॉक्सीमेटली इतने, ट्रक के और बड़े, बट साइकिल के टायर हमारे उनके कंपैरिजन में वेरी स्मॉल। तो बेसिकली यहाँ पे फ्रिक्शन तो होगा टायर और सरफेस के बीच में, बट यहाँ पे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, ये तो आप जानते हैं किसी भी दो सरफेसेस में फ्रिक्शन कहीं ना कहीं उनके एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है टायर और रोड के बीच में वो वेरी स्मॉल है। दैट्स व्हाई ये एक इशू है कि यहाँ पे फ्रिक्शन मैटर नहीं करेगा और हम लोग कंसीडर भी नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने इसे थीटा एंगल बेंड किया है, तो थीटा एंगल अगर बेंड किया है तो ये एंगल भी थीटा होगा, वही वाली बात। तो यहाँ पे r का कौन सा कंपोनेंट, cos थीटा, और यहाँ पे r का कौन सा कंपोनेंट, sin। और आपका रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, mv²/r। तो देखो अब तक क्या हो रहा था, जब हमने बैंकिंग वाला रोड बनाया था, जब कार थी तो कार को अंदर की तरफ कौन लेके जा रहा था, फ्रिक्शन। और जब थोड़ा सा बेंड किया रोड को उठा के तो r sin थीटा और फ्रिक्शन मिलके mv² को बैलेंस कर रहे थे। बट यहाँ पे फ्रिक्शन इतना स्मॉल है कि फ्रिक्शन को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो यहाँ पे mv²/r को बैलेंस कौन करेगा, r sin थीटा। सो हियर normal reaction can be resolved into what, two components। आप नॉर्मल रिएक्शन को कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो, Q can resolve into two components। आप इसे दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, नंबर 1 r cos थीटा एंड नंबर 2 r sin। बट हमें साइकिल तो चलानी है, सो फॉर, और वो भी अच्छे से, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ साइकिल, यानी साइकिल अगर स्टेबल रहे तो स्टेबिलिटी ऑफ साइकिल के लिए योर r cos थीटा शुड बी बैलेंस mg, वर्टिकल फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, एंड योर r sin थीटा शुड बैलेंस mv²/r, और आपके हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, तभी तो साइकिल बिल्कुल सेफ और स्टेबल रहेगी। और अगर ऐसा है तो चलिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो 10/2/1, तो क्या बना, r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r/mg। m कैंसिल विद द m, r कैंसिल विद द r, क्या बना, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। तो tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, और थीटा क्या था, एंगल ऑफ बेंडिंग। तो एंगल ऑफ बेंडिंग का फॉर्मूला क्या आएगा, tan इनवर्स v²/rg। दिस इज द एक्सप्रेशन जो हमें एंगल ऑफ बेंडिंग का निकालना। यानी अगर आप साइकिल लेके किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे जा रहे हैं तो आपको अपनी साइकिल को बेंड करना पड़ेगा। अभी बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर आप सीधे जाते हो तो एक बार जल्दी से देखिए, अगर हम सीधे जाते हैं सर्कुलर ट्रैक पे, बाहर की तरफ क्या लगेगा, mv²/r लगेगा, नीचे क्या लगेगा, वेट, और ऊपर क्या लगेगा, r। क्यों, क्योंकि साइकिल बिल्कुल सीधा है। और अगर साइकिल बिल्कुल सीधा है जैसे यहाँ था पहले, तो आपका r जो है वो mg को तो बैलेंस कर लेगा, बट जो mv²/r है जो कि रेडियली आउटवर्ड लग रहा है, उसको बैलेंस कौन करेगा, फ्रिक्शन नहीं। फ्रिक्शन तो इतना स्मॉल है कि वो नेग्लेक्टेड है, तो वो तो हमने पहले ही नेग्लेक्ट करके रखा हुआ है। तो इसका मतलब इस mv²/r को सर्कुलर ट्रैक पे कोई बैलेंस ही नहीं करेगा। हाँ, अगर आप सर्कुलर ट्रैक पे नहीं हो, आप स्ट्रेट ट्रैक पे हो, बिल्कुल सीधे वाले ट्रैक पे हो, तो सीधे ट्रैक पे तो कोई r ही नहीं है, रेडियस ही नहीं है, तो mv²/r तो होगा ही नहीं, तब आपका r mg बैलेंस, आप सीधे चलते जाओगे। बट जैसे ही आप सर्कुलर ट्रैक पे आते हो तो आपको रेडियली आउटवर्ड mv²/r है, इसे बैलेंस कौन करेगा, नो वन। तो आपकी ये साइकिल सर्कुलर ट्रैक पे नहीं जा सकती। दूसरा कि अगर इस साइकिल को इधर ना घुमाते हुए अगर हम लोग इसे बाहर की तरफ अगर बेंड कर दें, ट्रैक इधर है बट आपने उसे आउटर साइड की तरफ बेंड किया, तो ऑब्वियस सी बात है r इधर जाएगा, ऊपर r cos थीटा और इधर r sin थीटा,
और इधर ही mv स्क्वायर बाय आर। फिर वही बात, r cos थीटा mg को बैलेंस कर लेगा, बट mv स्क्वायर बाय आर पहले से ही प्रॉब्लम थी ना कि उसे बैलेंस करने वाला कोई नहीं था। ऊपर से आपने बाहर झुका के आउटसाइड की तरफ बेंड करके r sin थीटा को mv स्क्वायर बाय r के फेवर में रख दिया। तो एक तो साइकिल पहले गिर रही थी, स्ट्रेट थी, ऊपर से mv स्क्वायर बाय r के सपोर्ट में r sin थीटा और दे दिया। अब तो साइकिल डेफिनेटली गिरेगी और साइक्लिस्ट भी गिरेगा डेफिनेटली। तो इसका मतलब लॉजिक बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपको सर्कुलर ट्रैक पे अपनी साइकिल को स्टेबिलिटी से लेके जाना है, आपको इनर एज की तरफ झुकना पड़ेगा। कितना एंगल झुकना पड़ेगा? दिस इज योर एंगल ऑफ बेंडिंग। बेंडिंग का एंगल कितना होना चाहिए? tan इनवर्स v स्क्वायर बाय r। यानी जितना ज्यादा स्पीड से जाओगे, आपकी अगर गाड़ी चाहे वो बाइक है चाहे वो आपका साइकिल है, आपकी गाड़ी जितनी वेलोसिटी से जा रही है टू व्हीलर, आपको उतना ही ज्यादा झुकना पड़ेगा। रेस देखी है आप लोगों ने, बाइक रेसेस स्पोर्ट्स में, तो आप देखते हैं वो कितना तब झुक जाते हैं कि उनकी नीज रोड को टच कर जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो जितनी ज्यादा स्पीड होगी, आपको उसे बैलेंस करने के लिए उतना ही ज्यादा बेंड होना पड़ेगा। सेकेंडली, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। अगर सर्कुलर ट्रैक का रेडियस बहुत कम है, एक शार्प टर्न है, और अगर शार्प टर्न है तो रेडियस बहुत कम है, तो आपको भी झुकना ज्यादा पड़ेगा। अगर टर्न शार्प नहीं है, बहुत दूर से है, तो आपको अपने बाइक और साइकिल को इतना ज्यादा झुकाने का जरूरत नहीं। सो दैट इज होल अबाउट बेंडिंग ऑफ। कभी साइकिल को झुकाया और वहां पे पहले रोड को, क्योंकि कार को नहीं झुका सकते थे ना, कार और ट्रक के केस में, तो वहां पे हमें रोड को उठाना ही पड़ा, वो भी अंदर की तरफ। और यहाँ पे हम साइकिल को आराम से या बाइक को आराम से कुछ झुका सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने उसे अंदर की तरफ झुका भी दिया। Got that point? So this is today's topic. थोड़ा लेंथी हो गया बेटा, but here we are totally finished with what we are done with the complete laws of motion. हम laws of motion से completely done. Related to that topic, please you can get the assignment in the description box. उस लिंक से please आप लोग अपनी assignment को download कर सकते हैं। Now the point is, since we are done with the laws of motion, take 1 or 2 days ले लीजिए, completely अपने चैप्टर को देखिए, रिवाइज कीजिए। अगर कोई डाउट, अगर कोई कॉन्सेप्ट लेफ्ट है, प्लीज उसे क्लियर कीजिए, एंड वी विल प्रोसीड टू द फर्दर स्टेप्स। सो प्लीज डू इट completely it and ask your doubt आज के टॉपिक में जो भी है या प्रीवियसली। थैंक यू वेरी मच।